ध्यान से पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन। कहता है एक रेजिस्टेंस है आपके पास R, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक, दैट ड्रॉज करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर। मतलब जो पोटेंशियोमीटर है ना यहां पर, वो कौन सा हिस्सा बोला जा रहा है? ये वाला, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस R जो है, ठीक है, वो उस पोटेंशियोमीटर से कुछ करंट विड्रॉ करता है एंड द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R नॉट। मतलब इस हिस्से का पूरा रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R नॉट। एंड वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, और इसे वोल्टेज कितनी सप्लाई की जा रही है? यहां से V वोल्ट। कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। आपको यहां पर जो वोल्टेज होगी उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, और कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। मतलब ये जो कॉन्टैक्ट आपको दिया गया बेटा यहां पे, ये वाला, दिस इज इन द मिडल ऑफ दिस वायर AC, वो ठीक कहां पर है? उसके बीच में है। अब एक बात आप ध्यान से सोचो, अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस वायर AC के ठीक बीच में है तो उसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब ये कितना होगा? L/2, और ये भी कितना होगा? L/2। क्या थिकनेस में चेंज आएगा? थिकनेस विल रिमेन द सेम। इसका मतलब मैं उतने हिस्से के रेजिस्टेंस को डायरेक्टली कितना लिख सकता हूं? R0/2। और कितना लिख सकता हूं? R0/2। हाँ या ना भाई? अगर पूरे का रेजिस्टेंस कितना है? R0, और ये दो बराबर हिस्सों में बट गया तो ये कितना हो जाएगा? R0/2, और यहां से ये भी कितना हो जाएगा? मतलब जो AB है R0/2, और जो BC है वो भी कितना? R0/2। इतना पॉइंट क्लियर है? अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें बेटा आप लोग, आपके पास R0/2 और ये R दोनों कैसे कनेक्टेड है? कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में, ये वाले दोनों। और ये पूरा हिस्सा R0/2 के साथ कैसे है? सीरीज में। तो मेंशन करो नाउ R0/2 एंड R, they are connected in parallel। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैन बी रिटन एज R इंटू R0/2 डिवाइडेड बाय R प्लस R0/2। अगर इसे रिजॉल्व किया जाए बेटू तो कितना बना? R0/2 डिवाइडेड बाय, दिस इज 2R प्लस R0/2। यहां से ये हटा दीजिए तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना बन गया बेटा? R0 डिवाइडेड बाय 2R प्लस R0। पहले बताओ यहां तक समझ आया? एकदम सिंपल सी बात है भाई। आपका R0/2 और ये वाला R दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। और फिर ये पूरा हिस्सा इस हिस्से के साथ कैसे कनेक्ट हो गया? सीरीज। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं नाउ दिस RP एंड R0/2, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो गए? सीरीज में। और बेटा अगर ये सीरीज में हो गए तो हम अपने सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना लिख पाएंगे? RP प्लस R0/2। भाई ये वाला हिस्सा जो कि हमने ये निकाला एंड ये वाला पोर्शन, दोनों को क्या कर लेंगे? डायरेक्ट ऐड करेंगे। अगर आप वैल्यू रखते हो, R नेट कितना बनेगा बेटा? ध्यान से देखना। व्हाट विल बी नेट रेजिस्टेंस देन? दिस इज इक्वल टू RP, ये रहा, कितना है? R0 डिवाइडेड बाय 2R प्लस R0 एंड प्लस R0/2। एलसीएम लो यहां पे बेटा, तो कितना बना? इसको यहां लाओ, 2R R0 प्लस इसको उधर लेके जाओ, 2R R0 प्लस R0 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कितना बना बेटा? 2 and 2R plus R0। Now what will be the final equation?
नेट रेजिस्टेंस इज 4R R नॉट प्लस R नॉट स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2R, अच्छा एज इट इज रखो, 2R प्लस R नॉट। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? एक बार ध्यान से स्टेप समझना। सबसे पहले R नॉट बाई 2 और R दोनों को कैसे कनेक्ट करा? पैरेलल में, और आपने ये रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आपके पास ये वाला हिस्सा जो पैरेलल में था वो R नॉट बाई 2 के साथ कैसे हो गया? सीरीज में, और आपने नेट रेजिस्टेंस निकाल दिया। डन है? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं समझिएगा बहुत ध्यान से। उसने कहा आप यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप पता करो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? जितना यहां से करंट फ्लो करा, अगर मैं उस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप पता लगेगा। भाई यहां करंट पता करने के लिए आपको पूरे सर्किट का टोटल करंट, जल्दी से समझ, ठीक, आपको इतने हिस्से का करंट पता करने के लिए पूरे सर्किट का जो टोटल करंट है पहले वो निकालना पड़ेगा, और टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो इस वजह से पहले आपने क्या निकाला? टोटल रेजिस्टेंस निकाला। अब टोटल रेजिस्टेंस आपके पास बन चुका है, तो अब हम क्या यूज करेंगे बेटा यहां से? नाउ वी कैन राइट E net is equal to I R net. So what will be this I? This is going to be E net by R net. So ध्यान से what will be this I? What is E net? ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा कितना है आपके पास? ये चल रहा है V। तो E net की जगह आपने कितना रखा? V डिवाइडेड बाय दिस इज R net। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है ये तो ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग कितना लिख पाएंगे बेटा? यहां पे हम लिख पाएंगे 2V और ये 2R प्लस R नोट। भाई E नेट की जगह कौन आ गया? V। R नेट को जब पुटअप करा तो ये डिनोमिनेटर वाला हिस्सा ऊपर आ गया आपके पास, और ये हिस्सा एज इट इज 4R R नोट प्लस R नोट स्क्वायर। डन है? यहां तक कोई डाउट? इतना पोर्शन हो जाएगा। अब हम अपने सर्किट का सिर्फ ये वाला हिस्सा, क्योंकि मुझे यहां वाला करंट पता करना है, तो मैं अपना ये वाला पोर्शन जो है उसे कंसीडर कर रहा हूं। बेटा ध्यान से देखना, इसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देख लिया। भाई यहां से आपके पास आ गया टोटल करंट I, यहां हो गया R नोट बाई 2 और यहां हो गया R। बेटू ध्यान से देखना, आपका जो टोटल करंट है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। मान लेते हैं यहां चला गया I1 और यहां आ गया कितना? I2। मुझे यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, तो मुझे करंट कौन सा देखना पड़ेगा? I2। जरा याद कीजिए पिछली क्लासेस में हमने इस पैटर्न पे करंट को लिखना सीखा था। अगर मुझे I2 लिखना है तो मैं क्या करूंगा? टोटल करंट इंटू दिस R नोट बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय दोनों का सम। हाँ या ना? ये चीज सीखी थी? क्लियर है सबको? अब इसे थोड़ा सा तरीके से सॉल्व करो। तो I2 का मतलब हो गया हमारा करंट थ्रू R। कितना बना यहां से? दिस इज I इंटू R नोट बाई 2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लीजिए, 2R प्लस R नोट बाई 2। यहां से ये 2 हटाइए और आपके पास करंट थ्रू R, दैट इज बेसिकली जो I2 लिखा हमने, ये कितना बना बेटा? I R नोट डिवाइडेड बाय 2R प्लस R नोट। ये आएगा। बट व्हाट इज दिस I? ये वैल्यू चल रही है, हाँ या ना? आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस वैल्यू को लिखते हैं 2V 2R प्लस R नोट। पुटअप करते हैं यहां पे, तो करंट थ्रू R, I की जगह कितना आया? 2V 2R प्लस R नोट एंड डिवाइडेड बाय 2V 2R प्लस R नोट 4R R नोट प्लस R नोट स्क्वायर। दिस इज 4R R नोट प्लस R नोट का
स्क्वायर। ये आपने वैल्यू किसकी पुटअप करी, आई की, बाकी पूरा हिस्सा एज इट इज आएगा। सो कितना बना, इनटू आर नॉट एंड डिवाइडेड बाय 2r प्लस आर नॉट। डन है भाई। अगर बेटा आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपके पास है 2r प्लस आर नॉट एंड 2r प्लस आर नॉट, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अगर यहां से आपने आर नॉट कॉमन कर लिया तो ये आर नॉट भी डेड। आपके पास करंट थ्रू आर कितना आ गया, 2v बाय 4r प्लस आर। ध्यान से समझो, आपको यहां का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए था और यहां का पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आर था बट आपको यहां का करंट नहीं पता था। यहां का करंट पता करने के लिए सबसे पहले आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, उसके बाद आपने क्या निकाला, टोटल करंट। टोटल करंट की हेल्प से हमने अपनी इस इक्वेशन को यूज करा और कहां का करंट पता कर लिया, आर का, जो कि ये आ चुका है। सो नाउ फाइनल रिजल्ट, that is potential drop across R। इसे आप किसके बराबर लिखेंगे, करंट थ्रू R इंटू द रेजिस्टेंस R। करंट थ्रू R ये आ चुका है, अगर आपने वैल्यू डाली तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R हमने ऐसे लिख दिया, कितना बना, 2VR डिवाइडेड बाय 4R प्लस R। दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 नंबर की प्रॉब्लम है और एकदम बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं आपके, समझ आया या नहीं, पक्का कर सकते हैं, अच्छे से हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो अगली प्रॉब्लम। पहले आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करो बेटा। क्वेश्चन रीडेबल है या नहीं, पक्का समझे एक बार। देखो क्वेश्चन की डिमांड जो है, ठीक, वो चाहता है कि रीडिंग्स ऑफ एमीटर, भाई सीधी सी बात हो गई, करंट, ठीक, कि रीडिंग्स ऑफ एमीटर मतलब जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, दैट रिमेन्स व्हाट, वो चाहता है कि करंट क्या रहे, कांस्टेंट। भाई ये चीज तभी अचीव हो सकती है जब सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट। अगर हम अपने सर्किट को देखें तो हमारे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल रेजिस्टर दैट इज आर प्लस द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। सर्किट में यही तो दो चीजें हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होंगी, एक तो ये वेरिएबल रेजिस्टर और दूसरा कौन है, सेमीकंडक्टर। हाँ या ना बेटा, वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब ही क्या है, जहां हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सके। अब उसने कहा कि भाई हमने सेमीकंडक्टर को क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो पूछ रहा है कि अगर हमने सेमीकंडक्टर को हीट कर दिया है तो अब आप ये बताइए कि इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू को बढ़ाया जाए या घटाया जाए जिससे कि हमारे एमीटर की रीडिंग क्या रहे, कांस्टेंट रहे। समझ आई बात। अब मजेदार बात यह है कि उसने हीट करा, मतलब उसने टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बेटा आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने जब रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के ग्राफ बनाए थे तो वहां 2 पॉइंट्स लिए,
कि अगर बात चल रही है कंडक्टर को लेकर के और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो वहां हम देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बट अगर बात चल रही है किसकी, सेमीकंडक्टर की, और हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम नहीं, क्या देखा जाता है, नंबर डेंसिटी। ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया, सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। और हम जानते हैं रेजिस्टिविटी इज m ओवर n e स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला है। अगर नंबर डेंसिटी बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब जब उसने बोला व्हेन सेमीकंडक्टर एज इज हीटेड, तो इन दैट केस हमारी रेजिस्टिविटी क्या कर गई होगी, डिक्रीज कर गई होगी। और हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। तो अब मैं क्या कहूंगा, ये रेजिस्टिविटी किसकी है, सेमीकंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस भी किसका होगा, सेमीकंडक्टर का। सो हमें पता लग गया कि रेजिस्टिविटी घट रही है, तो ये जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये भी क्या करेगा। अब सोचिए, अगर ये कम होने लगा, ठीक, तो नेट रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। अगर नेट रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ने लगेगा। अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो नेट रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, तो ये जितना घटेगा हमें इसको उतना ही क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। मिला आंसर। डिमांड क्या थी देखो, दैट वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट। तो भाई अगर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ठीक, और सेमीकंडक्टर को हीट कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर को हीट करने की वजह से हमारे पास जो सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी है वो क्या करने लगेगी, इंक्रीज, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज। अब रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होने लगेगा, डिक्रीज, जो कि इन टर्न नेट रेजिस्टेंस को चेंज कर देगा। इन ऑर्डर टू कीप दिस अनचेंज्ड, हम जितना आर एस दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर कम हुआ, उतना ही वेरिएबल रेजिस्टर को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, सो दैट नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जिसकी वजह से आपका करंट भी क्या हो जाएगा। एंड देन ओनली वी कैन से कि रीडिंग ऑफ एमीटर विल रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ आया, पक्की बात है। एंड दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन योर रीजन एंड असर्शन। ये तुम्हें हेल्प आउट करेगा कहां पे, रीजन असर्शन में। क्लियर हुई बात, पक्का, बढ़े आगे। चलिए अगली प्रॉब्लम, और ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है और आप आराम से कर सकते हैं। सर्किट देख के कुछ याद आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन। सो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटू, अगर हमने अपना सर्किट नंबर 1 कंसीडर करा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सेंट्रल ब्रांच यहां गैल्वेनोमीटर चल रहा है, तो भाई अगर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो गया तो हम क्या कहते थे, अगर याद हो, व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड। हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा। और बैलेंस होने का मतलब क्या था, गैल्वेनोमीटर से लेफ्ट का रेशो इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर से राइट का रेशो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4/6, इट इज 4/6 इज इक्वल टू R1/9। जो कैंसिल हो रहा है हटा लो, 3 2 एंड 3 3 एंड 2 2 शिफ्ट कर लो, तो आपके पास यहां से R1 कितना आ गया, 6 ओम। कोई डाउट, पक्की बात है। अब अगर आप ध्यान से अपने सर्किट नंबर 2 को देखते हो, ठीक, तो यहां सेंट्रल ब्रांच में कौन लग गया, सेल, और इधर की तरफ कौन आ गया, गैल्वेनोमीटर। तो भाई आप लोग अपने इस सर्किट को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ध्यान से बेटा, ये आपके रेजिस्टेंसेस हो गए बेटू यहां पर,
और रेजिस्टेंसेस कितने, 6 ओम, इधर है 12 ओम, इधर है आपके पास 8 ओम, और इधर है आपके पास R2। जरा ध्यान से देखना, नेमिंग कर लेते हैं हम यहां पर कुछ। सो दिस इज ए, बी, सी और ये डी। अगर ध्यान से देखा जाए, ए और बी के बीच में कौन लगा है, सेल। तो क्या हम ए और बी के बीच के सेल को लगा सकते हैं, हाँ या ना भाई? जो अंदर था वायर खींच के आप बाहर ले जाओ। और सी और डी के बीच में कौन लगा है, गैल्वेनोमीटर। आप अपने गैल्वेनोमीटर को यहां ले आओ, कर सकते हैं। और अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, सो देखो देखो इधर ये गैल्वेनोमीटर, सो गैल्वेनोमीटर से लेफ्ट, इस पूरे सर्किट को इसको घुमा दो, तो गैल्वेनोमीटर से लेफ्ट और गैल्वेनोमीटर से चला जाएगा, ठीक। बट अगर आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, यहां से यहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखोगे गैल्वेनोमीटर इधर आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर से नीचे और गैल्वेनोमीटर से, रेफरेंस इज व्हाट, गैल्वेनोमीटर। आपका रेफरेंस कौन है, गैल्वेनोमीटर है। अब उसको गैल्वेनोमीटर से लेफ्ट या गैल्वेनोमीटर से राइट सर्किट घुमा लो, तो गैल्वेनोमीटर से नीचे और गैल्वेनोमीटर से ऊपर। अब टाइम तभी बचेगा जब चीजों की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होगी, ठीक। तो यहां से आपने फिर से क्या करा कि भाई अगर करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, देन द व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड। अगर बैलेंस है तो क्या करा, R2/8, R2/8 इज इक्वल टू 6/12। कैंसिल करा, 2 कैंसिल करा, 4, R2 कितना आ गया, 4 ओम। क्वेश्चन की डिमांड, अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा तो क्या कहा उसने, रेजिस्टर्स R1 एंड R2 का रेशियो, तो R1/R2। नाउ व्हाट इज R1, 6 ओम, व्हाट इज R2, 4, फाइनल रेशियो विल बी 3:2। समझ आया बेटा, कर सकते हैं अच्छे से, पक्की बात। ये क्वेश्चन अभी रीसेंट एग्जाम्स में आपके पास एमसीक्यूज में रहा है, हो जाएगा पक्का। पढ़े आगे बेटू, चलो अगली प्रॉब्लम ध्यान से देखो। क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको क्या निकालना है, प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंदी जाने वाली है, 3 नंबर के अंदर है। आप लोग पहले आराम से पढ़ लो, हम फिर सॉल्व करेंगे। रीडिंग्स देखो, कंडीशंस देखो क्या क्या है, फिर लगाएंगे इसको। सौम्य पिछले क्वेश्चंस क्लियर हुए सारे, ध्यान पक्का। गौरव क्लियर है बेटा यहां तक, तमन्ना, अनुज, शौर्य क्लियर है बेटा यहां तक के, पढ़ा बेटू सबने, पक्की बात। अब समझो ध्यान से, पहले हम लोग अपना केस 1 पकड़ रहे हैं पूरा का पूरा। तो जो केस 1 है उसके अंदर उसने कहा कि K1 इज क्लोज्ड, सिर्फ और सिर्फ कौन सी की क्लोज की गई, K1। अगर हमने K1 को क्लोज करा, मेरी बैटरी बिंदास काम करना शुरू करेगी, करंट निकला, ये गया, ये गया। इस पॉइंट को देखते ही करंट भागने की कोशिश करेगा डिवीजन के लिए,
पर हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो K2 की है वो क्या है? ओपन। तो इस ब्रांच से अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये करंट एज इट इज, हाँ या ना? मानते हैं? एंड द करंट इज व्हाट? क्वेश्चन के अंदर वो करंट कितना दिया गया है हमें? आई दिया गया। कोई डाउट? तो फिलहाल मुझे इतना समझ आया कि अगर की K1 क्लोज है, इन दैट केस ओनली R एंड X आर इन द सर्किट। सर्किट में केवल कौन कौन है? R और X है। कोई डाउट? तो मेरा नेट रेजिस्टेंस, ध्यान से देखो, अपना R और X दोनों सीरीज में आ गए, तो नेट रेजिस्टेंस कितना बना? R प्लस X। और हम लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल टू I R नेट। अगर वैल्यूज रखने की कोशिश करी तो हमें E नेट कितना है बेटा? एज इट इज E। करंट कितना बोल दिया उसने? ये दिया हुआ है I। एंड व्हाट इज R नेट? R प्लस X। तो इसका मतलब हमारे पास I कितना आ गया? E डिवाइडेड बाय R प्लस X। कोई समस्या, कोई डाउट यहां तक? पक्की बात है? बढ़े आगे अब? बहुत ध्यान देना पड़ेगा बेटू। नाउ इन द सेकेंड सिचुएशन, गौर से देखिएगा। सिचुएशन नंबर सेकंड में उसने क्या कर दिया है? दोनों को क्लोज। ठीक। अगर अपन लोगों ने इधर से K2 भी क्लोज कर दी, ठीक है, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। भाई पहले सिर्फ R और X थे और दोनों कैसे थे? सीरीज में। पर अब क्या होगा? S और X कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। और वो पूरा का पूरा हिस्सा R के साथ कैसे होगा? मतलब सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बदला। अगर नेट रेजिस्टेंस बदला तो क्या करंट सेम रहेगा? तो अब हमारे पास करंट I नहीं होगा, करंट विल गेट चेंज। कितना? यही तो गलती कर दी तुमने। करंट इज नॉट I/2। समझो ध्यान से, सर्किट को देखो। ऑब्जर्वेशन अगर गलत हुई पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। जब तुमने की क्लोज कर दी, ठीक है, तो सर्किट में एस भी आ गया। जो एमीटर है वो किसके साथ रखा है? एक्स के साथ। तो रीडिंग जो है वो एमीटर की। इसका मतलब जो वो करंट I/2 दिया है वो सिर्फ किसका है? एक्स का है। वो टोटल करंट नहीं है। ध्यान इसलिए बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है रीडिंग्स ऑफ द एमीटर। ठीक है, हमने की K1 क्लोज करी और K2 क्या रखी? ओपन। इन दैट के सिर्फ R और X थे सर्किट में और दोनों कैसे थे? सीरीज में। सीरीज में करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। भाई जितना X का होगा उतना ही R का भी होगा और उतना ही टोटल भी होगा। आपने निकाल दिया, हाँ या ना? इसका मतलब ये जो I रीडिंग थी ये रीडिंग हमारे एमीटर की थी। ठीक। बट क्योंकि R और X दोनों कैसे थे? सीरीज में। तो जो तुम्हारा टोटल करंट बना वही करंट किसका होगा? R का। वही करंट किसका होगा? X का, जो कि किसने रीड किया होगा? एमीटर ने। तो वो आपने I रख लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। बट इन द सेकेंड केस जब आपने की K2 को क्लोज कर लिया, अब सर्किट की गेम पलट गई है। आपके पास S और X दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में। और ये पूरा हिस्सा R के साथ कैसे हो गया? सीरीज में। सर्किट का रेजिस्टेंस बदला, सर्किट का टोटल करंट भी क्या होगा? बदलेगा। हमें नहीं पता है कितना है। क्यों? क्योंकि अब जो एमीटर है वो किसके साथ रखा है? तो अब जो रीडिंग होगी एमीटर की वो सिर्फ किसका करंट बताएगी? X का, जो कि कितना है? I/2। So this I/2 is not the total current when the key K2 is closed. K2 की को क्लोज करने के बाद जो ये I/2 करंट है जो हमारा एमीटर रीड कर रहा है वो सिर्फ किसका करंट है? सिर्फ X का करंट है, वो टोटल करंट नहीं है। आई बात समझ में? तो जब कहा जाता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो उसे ध्यान से पढ़ना होता है। अब आप यहां तक तो कर गए, ठीक है, पर इससे आगे जो करते वो पूरा का पूरा गलत अटेम्प्ट कर रहे हो। आई बात समझ में? अब बदलेगा रास्ता, कैसे बदलेगा सीखो। पहले सिचुएशन नंबर 2 का नेट रेजिस्टेंस लिखते हैं बेटा।
नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों पैरेलल, कितना लिख पाएंगे, एस एक्स डिवाइडेड बाय एस प्लस एक्स, और ये पूरा इसके साथ कैसे, तो प्लस आर। मेरा नेट रेजिस्टेंस कितना बना, दिस इज एस एक्स प्लस एलसीएम ले लेते हैं, आर एस प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाय एस प्लस एक्स। डन है। अगर मेरा नेट रेजिस्टेंस इतना आ गया, नाउ ई नेट इज इक्वल टू, करंट विल बी समथिंग न्यू, आई डैश कर लेते हैं, ठीक है, एंड आर नेट। तो मेरे पास मेरा नया करंट कितना बना, ई नेट दैट इज ई डिवाइडेड बाय ये रहा आर नेट, दिस डिनोमिनेटर विल बी शिफ्टेड, ये तो इधर आ जाएगा, और ये हिस्सा क्या रहेगा आपके पास एज इट इज, एस एक्स प्लस आर एस प्लस आर एक्स। पहले बताओ ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया, वो टोटल करंट वाला, कि जो I बाई 2 है वो टोटल करंट नहीं है, वो सिर्फ किसका करंट है, एक्स का, टोटल करंट विल बी समथिंग डिफरेंट, तो वो हमने निकाल लिया, यहां तक सॉर्टेड है मामला, पक्की बात। अब गेम खेलनी कैसे है भाई, क्वेश्चन कह रहा है इस एमीटर ने, मतलब जो ये एक्स है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक्स का करंट कितना है, I बाई 2, ठीक है, ये तो क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई करंट कितना है, I बाई 2, बट हमने जो तरीका सीखा हुआ है, देखो ध्यान से, इधर हो गया S, इधर हो गया X, और ये टोटल करंट कितना जा रहा है, I डैश। मुझे यहां का करंट लिखना है, X का करंट, तो मैं इस X के करंट को कितना लिखूंगा, I डैश इंटू S डिवाइडेड बाय S प्लस एक्स, हाँ या ना। भाई क्वेश्चन ने कह रखा है कि ये वैल्यू कितनी है, I बाई 2, देख लेंगे अभी, पहले हम निकाल लेते हैं कि एग्जैक्टली वो होगी कितनी, ठीक है। सो अगर मैंने आई एक्स को लिखा तो आई डैश, अच्छा पहले ये कर लेते हैं, एस डिवाइडेड बाय एस प्लस एक्स इंटू आई डैश, एंड चेक इट आउट मेरे प्यारो, व्हाट इज आई डैश, ई एस प्लस एक्स, इट इज ई एस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कितना है, एस एक्स प्लस आर एस, एस एक्स प्लस आर एस प्लस आर एक्स, यही चीज है बेटू, चेक कर लेते हैं, प्लस आर एक्स, ठीक है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है, डेड कर दो। करंट थ्रू एक्स कितना बन रहा है, इट इज एस इंटू ई डिवाइडेड बाय एस एक्स प्लस आर एस प्लस आर एक्स। डन है। हमारे हिसाब से जो कंसेप्ट सर्किट में हमने सीखे उसके हिसाब से आई एक्स की वैल्यू इतनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई एक्स की वैल्यू कितनी है, I बाई 2, और I की वैल्यू कितनी है, इट इज E बाय आर प्लस एक्स। फ्रॉम फर्स्ट व्हाट इज I, E बाय आर प्लस एक्स, इसको रखो यहां, तो आई एक्स एज पर द क्वेश्चन कितना बन रहा है, दिस इज E डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस एक्स। भाई क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज है, और सर्किट के जो एनालिसिस देखे उसके हिसाब से ये चीज है। मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए या नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। तो आपने क्या करा, इसको लेट कर लेते हैं अल्फा, इसको लेट कर लेते हैं बीटा, और सिंपली कंपेयरिंग इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, जैसे ही दोनों को कंपेयर किया, इट इज E डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां से कितना आ गया बेटा, इट इज एस ई डिवाइडेड बाय एस एक्स प्लस आर एस प्लस आर एक्स।
ये चीज बनेगी। अगर गौर से देखा जाए बेटू, आपके पास यहां ई से ई कैंसिल, एंड नाउ चेक इट आउट, द होल इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ 3 पैरामीटर्स ओनली। कौन कौन? आर, एस और एक्स। पूरी इक्वेशन में हम लोग एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं अब या नहीं कर सकते? समझ आया? कर सकते हैं पक्का? क्वेश्चन जो है, ठीक, पहले भी एग्जाम्स में काफी बार आया है, बट फर्क इतना रहा कि जो आर, एस और एक्स है इनकी जगह रीडिंग्स बदल दी। ठीक, यहां आई और ये आई बाई 2 है, तो यहां आई बाई 2 नहीं दिया, आई बाई एन दिया है। ठीक है, बट क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं बदलेगा, एज इट इज चलाना है। हो जाएगा अच्छे से। आपको ध्यान रखना था कौन सा पॉइंट, की को क्लोज करने के बाद एमीटर की पोजीशन को ऑब्जर्व करना था कि वो एमीटर टोटल करंट पढ़ेगा या वो एमीटर सिर्फ वहां का करंट पढ़ेगा जहां वो लगा हुआ है। आई बात समझ? कर सकते हो अच्छे से। और बाबू, जब तक 6 बार 7 बार बैठ करके दिमाग से बोल बोल करके प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, क्वेश्चन नहीं पकड़ में आएगा। अब तुम सोचोगे आज हो गया और इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये कभी सामने आए तुरंत हो जाएगा, तो फंस जाओगे। ठीक है, कर सकते हो अच्छे से। चलो अगली प्रॉब्लम देखेंगे बेटू। यहां पर बेटा आप लोगों से कह रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये डिमांड है क्वेश्चन की। पढ़ो ध्यान से और सोचो कैसे करोगे। आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद टोटल करंट। पहले सिर्फ इतना कैलकुलेट कर लो, तो इतना हिस्सा तो बहुत बेसिक सा चला जाएगा। देखो यहां से ये 1 ओम, ये 1 ओम, और यहां से ये 3 ओम, ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज। ये कितना बन गया? 4 ओम। फिर यहां से बेटा ये 3 ओम और ये 1 ओम, फिर से सीरीज, ये भी कितना बन गया? 4 ओम। और अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में कैसे? पैरेलल में। तो अगर दोनों पैरेलल में, तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हो गया 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, एंड दैट गिव्स यू 2। फिर आपने क्या करा अगले स्टेप में? ई नेट इज इक्वल टू आई आर नेट। आर नेट है 2 ओम, ई नेट है 10 वोल्ट। तो बेटू करंट जो टोटल है वो कितना आ गया? यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पक्की बात है। अब ध्यान से समझो, आपके पास यहां से करंट जो है वो कितना जा रहा है? 5 एम्पियर। भाई पॉइंट सी पर पहुंचने के बाद, जैसे वो पॉइंट सी पर पहुंच गया, अब वो करंट 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, हाँ या ना? अगर दोनों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस अलग अलग होते, अगर अलग अलग होते, तो हम लोग अपना ये वाला टेक्निक इस्तेमाल कर लेते कि भाई ऊपर वाली ब्रांच में कितना होगा और नीचे वाली ब्रांच में कितना होगा। फिलहाल ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस बराबर है, तो करंट बराबर बढ़ जाए। भाई टोटल करंट कितना है? 5 एम्पियर। इसका मतलब यहां कितना गया? 2.5, और यहां भी कितना गया? 2.5, हाँ या ना? इतना हो जाएगा, पक्की बात। अब ध्यान से, कंसीडरिंग C2A, ठीक, अब मुझे ए और बी के बीच में बात करनी है, तो मैं C2A C2B चॉइस है, और यू कैन गो विद D2A एंड D2B, जैसे आपका मन करे। तो मैं जा रहा हूं C2A, मेरा करंट यहां से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने यही ले लिया। ठीक, तो मैंने पहले करा C2A,
बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। ये कितना है आपका बेटा 1 ओम, और यहां करंट कितना है 2.5 एम्पियर। सीधी सी चीज मैं लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी ए इज इक्वल टू करंट बिटवीन सी ए इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन सी ए। भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका, सी ए का, करंट किसका, सी ए का, रेजिस्टेंस किसका, सी ए का। मुझे लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस VCA, क्या लिखूंगा, VC माइनस VA। समझो ध्यान से, भाई ऐसा क्यों करा आपने, VA माइनस VC क्यों नहीं करा, सुनिए ध्यान से। करंट ऐसे जा रहा है C2A, तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा होगा, A to C। अब याद करो सेकंड चैप्टर एंड सेकंड टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A to C विल बी रिटन एज C माइनस, हाँ या ना, सीखा था ना कि अगर चार्ज A से B जा रहा है तो क्या लिखोगे, B माइनस A। अगर दिल्ली से पंजाब जा रहा है क्या लिखोगे, पंजाब माइनस दिल्ली। 1 से 2 जा रहा है क्या लिखोगे, 2 माइनस 1। यहां A से C आ रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, C माइनस। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो तुमने लिखा VC माइनस VA इज व्हाट इज द करंट 2.5, व्हाट इज द रेजिस्टेंस 1। तो बाबू VC माइनस VA बन गया 2.5 वोल्ट। इसे कर लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, कोई समस्या, पक्की बात है। अब डिट्टो सिमिलर वे किसे पकड़ते हैं, सी बी, ये वाला हिस्सा, ठीक। नाउ सी बी 3 ओम है और करंट 2.5 एम्पियर है, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, VCB, तो करंट भी किसका, CB का, करंट किसका, CB का, रेजिस्टेंस भी किसका, CB का। तो बाबू VCB को क्या लिखोगे, VC माइनस, सेम कंसेप्ट दोबारा रिव्यू कर लो भाई। अगर करंट ऐसे गया मतलब इलेक्ट्रॉन अपोजिट, कहां से कहा, B2, तो क्या लिखना पड़ेगा, VC माइनस VB। नाउ व्हाट इज द करंट 2.5, व्हाट इज द रेजिस्टेंस 3, तो VC माइनस VB कितना हो गया 7.5 वोल्ट, हाँ या ना, आ तो गया आपका आंसर। नाउ टेकिंग, समझो ध्यान से, टेकिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, VC माइनस VB माइनस ऑफ दिस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपने करा VC माइनस VB माइनस VC, और ये क्या हो गया प्लस VA विल बी इक्वल टू 7.5 माइनस 2.5 एंड दैट गिव्स यू व्हाट 5। तो खत्म, VA माइनस VB इज व्हाट 5 वोल्ट। समझ आया नहीं, कर सकते हो अच्छे से। और देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, एकदम बेसिक, समझ आया नहीं, पक्का। एक है ना बहुत सिंपल सी बात होती है, बट इंसानी दिमाग पता है क्या है, जब उसको है ना एक चीज को लगातार उसी तरीके से प्रोजेक्ट करके दिखाया जाए, बार बार वही चीज, ठीक, तो फिर वो उस चीज को वैसे ही अज्यूम करने लगता है। पेपर तुम किसी भी लेवल का लिख रहे हो, किसी भी लेवल का, उस लेवल पे जाके उस प्रश्न को हल करने के लिए चाहिए क्या होगा, बेसिक्स, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। जैसे तुम बेसिक से हटते हो, चीजों का लेवल अपने आप से फिर वो लगता है कि यार ये तो बहुत अलग लेवल की चीज है, समझे। तो दिक्कत यहां आती है कि आप किस चीज को किस तरीके से सुन रहे हो, ठीक है। अब नेगेटिव चीजों को ज्यादा सुनते रहोगे बार 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 बार, तो वो आपका दिमाग उस चीज को उसी तरीके से क्रिएट कर लेगा, हाँ या ना। तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है कि तुम किस चीज को किस तरीके से लेके जाना चाह रहे हो। जिस चीज को जिस तरीके से समझोगे, उसे मुश्किल तरीके से देखोगे तो वो करेगी परेशान, सिंपल सी बात है ना। तो
आप थोड़ा सा चीजों को तरीके से देखते रहो, अपने आप से समस्या हल होती रहेगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, प्रॉपरली रीड करो उसको बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या निकालना है बाबू? करें शुरू? पढ़ा वैसे आप लोगों ने क्वेश्चन में क्या चीजें चल रही हैं? टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, हाँ या ना? अगर तुम्हें याद हो, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक बात कही कि यार रेजिस्टेंस इज एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ ए, और फिर यहां से हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे, अगर थोड़ा सा याद हो तो हमने कहा था यार प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन है, और यहां से क्या बन गया था? रो करा था। और फिर हमने कहा था रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, फिर यहां से क्या कहा था कि यार चेंज इन रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर। आया कुछ यार? ये गेम खेल के क्या बनाया था? अल्फा, दैट इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ या ना? क्वेश्चन में यही गेम खेल रहा है, इसका मतलब यही लगेगा, इसके अलावा कुछ जाएगा ही नहीं, हाँ या ना? अब बात आती है रीडिंग्स पकड़ने की, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है बेटा। देखो उसने कहा कि जो प्लैटिनम वायर रेजिस्टेंस है हमारा, आइस पॉइंट पर उसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। आप थोड़ा ध्यान से देखो भाई, उसने कहा आइस पॉइंट पर रेजिस्टेंस कितना? 5 ओम। भाई आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब बाबू ये है मेरा टेम्परेचर इनिशियल और ये है मेरा रेजिस्टेंस इनिशियल। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, कहता है और स्टीम पॉइंट पर कितना? 5.23। भाई अब उसने क्या कह दिया है कि जो स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट बोले तो कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट कितना? 5.23 ओम। डन है? इसका मतलब ये कौन है? फाइनल टेम्परेचर, और ये कौन है? फाइनल रेजिस्टेंस, हाँ या ना? सिर्फ इतने से मैंने लिखा अल्फा चेंज इन रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने। अगर आप यहां रीडिंग्स रखने की कोशिश करें तो कितना बनेगा बेटा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाय आर इनिशियल एंड टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर गौर से देखा जाए तो अल्फा निकालने के लिए हमें 4 ही चीजें चाहिए, टेम्परेचर फाइनल, टेम्परेचर इनिशियल, रेजिस्टेंस फाइनल एंड रेजिस्टेंस इनिशियल, एंड वी हैव ऑल द 4 रीडिंग्स। फिलहाल हमारे पास चारों हैं। अगर मैं उठा के यहां रिप्लेस कर लू, ठीक भाई, मेरे पास अल्फा अगर लिखे तो अल्फा कितना बना? आर फाइनल 5.23 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनिशियल 5, टेम्परेचर 100 माइनस 0, सॉल्व आउट करके मेरे पास किसकी रीडिंग निकल गई? अल्फा की। इतना हो जाएगा पक्का? अब फिर आगे चलो और गौर से देखो, कहता है व्हेन द थर्मोमीटर इज इन अ हॉट बाथ। अब चीजें पहले जैसी नहीं रही, जैसे पहले उसने स्पेसिफाई करा भाई आइस पॉइंट, तो हमें टेम्परेचर पता है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसने कहा स्टीम पॉइंट, हमें पता है इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसने कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि आइस पॉइंट है, स्टीम पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला? हॉट बाथ। मतलब टेम्परेचर तो है पर पता नहीं है, हाँ या ना? तो इसका मतलब इन द न्यू केस, in the new situation there is some other new temperature,
एक नया टेम्परेचर है और उस नए टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है 5.795, नया रेजिस्टेंस 5.795, ये हो गया। अब ध्यान से, पहले इनिशियल ये था, इसके साथ फाइनल ये था, अब इनिशियल ये है और इसके साथ फाइनल ये है, और तुमसे कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ, टी डैश निकालना है। फिर से आपने क्या खेला, सेम फॉर्मूला, बट अब लिखने का तरीका बदल देना है। कैसे, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल एंड फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो प्यारो, अल्फा निकाल चुके हो, आर डैश आर इनिशियल अवेलेबल है, टी डैश तुम्हें निकालना है और टी इनिशियल अवेलेबल है, कर सकते या नहीं। और 3 नंबर की प्यारी सी प्रॉब्लम है, बताओ ये हो जाएगा अच्छे से, पक्की बात है। अगले पर चले, देखो बेटू, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़िएगा बेटा कैसे करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, ठीक, इसी के साथ 2 और अलग अलग तरीकों से भी पूछा जाएगा, तो वो भी कवर अप करने हैं, ठीक। फिलहाल उसने क्वेश्चन में साफ लिखा है सेम लेंथ एंड सेम डायामीटर, देखो, हैव द सेम लेंथ एंड द सेम डायामीटर। नाउ लेंथ सेम एंड अगर डायामीटर सेम है तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया, सेम हो गया आपके पास, हाँ या ना। एंड सेइंग टू मेटालिक वायर्स एक्स एंड वाई अलग अलग है, मटेरियल अलग है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिमांड भी देखो वही चल रही है, विच वन हैविंग द लार्जर रेजिस्टिविटी। अगर मटेरियल एक ही होता तो सेम रहती, पहले उसने स्पेसिफाई कर रखी है चीजें। डन, अब समझो ध्यान से, अगर अपन लोग अपने इस ग्राफ में स्लोप को देखें तो स्लोप का मतलब क्या रहा बेटू, स्लोप का मतलब क्या रहा tan थीटा, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज I बाय V। बट याद करो V इज इक्वल टू IR, तो यहां से I बाय V गिव्स यू 1 बाय R, जिसको कि अगर याद हो हमने सीखा था कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस गिव्स यू व्हाट, कंडक्टेंस। तो हमें फिलहाल इस पर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से कर लेंगे। तो इसको आपने यहां रिप्लेस करा तो आपके पास tan थीटा किसके बराबर आया, tan थीटा आ गया आपका 1 बाय R। अगर आप लोग ग्राफ में गए, आपने देखा ये रही स्लोप ऑफ x और ये रही स्लोप ऑफ y। अगर हम लोग ध्यान से देखें फ्रॉम ग्राफ, देखो थीटा y, थीटा x इज ग्रेटर देन व्हाट, थीटा y, इसका मतलब tan थीटा x इज ग्रेटर देन tan थीटा y, हाँ या ना। कैसा वेरिएशन है, इनवर्स, जिसके लिए tan थीटा बड़ा उसके लिए रेजिस्टेंस छोटा, तो हमारे पास आया रेजिस्टेंस x इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस y। पहले बताओ ये उल्टा हो गया, रेजिस्टेंस y इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस x, अभी ठीक है भाई। नाउ हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू रो L बाय A। अगर आप यहां इंप्लीमेंट कर देते हो तो देखो ध्यान से, रो y L बाय A ये चीज होगी ग्रेटर देन रो x L बाय A।
L by A सेम चलेगा, तो आपका रो y विल बी ग्रेटर देन व्हाट, रो x। तो क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो तो यहाँ सॉर्टेड है कि भाई रेजिस्टिविटी जो है y की वो ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ या ना। मान लो आपका प्रश्न जो है वो इस तरीके से पूछा गया कि ये डायमीटर वगैरह वाला पॉइंट नहीं चल रहा है, यहाँ लेंथ सेम चल रही है, ठीक है, लेंथ जो है वो सेम चल रही है। और अब आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ कि यहां कौन सी वायर जो है वो ज्यादा थिक होगी, विच वन इज थिकर। ये करा है हमने क्वेश्चन कि एक कॉपर वायर है और एक यूरेका वायर है, तो वहां पर हमने कहा था कि भाई यूरेका की रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा तो अकॉर्डिंगली उसको हम क्या ले सकते हैं, ज्यादा थिक ले सकते हैं, हाँ या ना। तो फिलहाल अगर सिर्फ उस पॉइंट में बात की जाए, ठीक, तो हम कह सकते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा थिक रहेगी, ध्यान रहेगा। कर रखा है क्वेश्चन, तो पूछने के तरीके को बदल सकता है, बात समझ आई। सेम क्वेश्चन अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी लाइन हायर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, विच वन इज रिप्रेजेंटिंग द हायर टेम्परेचर, which one represents higher temperature। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कैसे वेरी करते हैं, डायरेक्टली, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, y का, तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ y विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ x, सिंपल। फिर वो आपसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में which one represents series combination and which one is parallel। तो वहां फिर ऐसे नहीं देगा, ठीक है, वन नंबर ऑफ कैपेसिटी, सॉरी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मेंशन करके देगा। तो अगर आप सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना है तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, y, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा, और पैरेलल में क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं जो y है वो किसके लिए हो जाएगा, सीरीज के लिए, और जो x है वो किसके लिए हो जाएगा, पैरेलल। वहां क्वेश्चन का पैरामीटर्स अलग होंगे, ग्राफ का नेचर सेम रहेगा। तो सेम ग्राफ देकर के आपसे पूछ सकता है टेम्परेचर वाली गेम, सेम ग्राफ देकर आपसे पूछ सकता है सीरीज और पैरेलल वाली गेम। यहां तक के क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे अच्छे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे इसमें, पक्का, आज यहां तक रखो, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट में हम लोग।